या सो हेलो एवरीवन। मैं सबका वेलकम करना चाहती हूँ हमारे आज के zenonco.io एक्सपर्ट टॉक में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम कैंसर पेशेंट्स और केयर गिवर्स के जनरल क्वेश्चंस और डाउट्स को डिस्कस करते हैं, जो अक्सर वो लोग कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान फेस करते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पहले रेड हैं जिनको हम पहले डिस्कस करेंगे, और बाद में वन बाय वन हम लोग आप लोग के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि आज का जो सेशन है वो हिंदी में होगा, जनरल इंग्लिश टर्म्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये समझ आ सके। मैं आप सभी को ज़ेनोंको कैंसर केयर ऐप के बारे में भी बताना चाहूंगी। आपको ये ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप कैंसर एक्सपर्ट्स, ऑन्कोलॉजिस्ट और कई सारे अन्य कैंसर पेशेंट्स, सर्वाइवर्स, केयर गिवर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आज का जो सेशन, जैसे मैंने पहले बताया, हिंदी में है, एंड आप लोग के जो भी डाउट्स हैं आप लोग चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, अदरवाइज अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हम लोग सेशन के बाद वन बाय वन आप लोग के क्वेश्चंस को भी लेंगे। एंड इसी के साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की zenonco.io एक्सपर्ट टॉक्स में हमारे साथ हैं मिस त्रिवेणी के, जो कि एक ऑन्को न्यूट्रिशनिस्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन है। मैं अब आपको इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। Today we have Ms. Triveni K with us, who is an accomplished onconutritionist and a clinical dietitian with more than 6 years of experience. She will share her valuable insights on sustainable ways to manage weight during and after cancer treatment, dietary tips to combat fatigue and increase immunity, healthy ingredients and recipes that can be incorporated into your daily diet, and a lot more. We also learn about managing weight during and after cancer treatment. So इसी के साथ हम लोग आते हैं। मैम, हाउ आर यू? I'm good. Thanks to inviting me on this platform where I can share all my knowledge with the patients so that they have minimum and least side effects like weight loss and all. या मैम, तो जैसे कि हम लोग आज के सेशन में मेन जो बात करने वाले हैं वो वेट मैनेजमेंट के ऊपर, की ट्रीटमेंट के दौरान एंड बाद में वेट मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले सबसे मेजर क्वेश्चन ये है कि अक्सर कैंसर के दौरान लोगों को या तो वेट लॉस हो जाता है, बहुत ज्यादा मसल लॉस हो जाता है, या फिर वेट गेन हो जाता है। इसका रीजन क्या होता है? The main reason behind weight loss is अक्सर कैंसर में देखा जाता है तो बहुत सारे ट्रीटमेंट चलते हैं। तो कभी कभी कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी से है ना भी वेट लॉस होता है। पहला जो साइन होता है कैंसर में, बिफोर डिटेक्टिंग कैंसर पेशेंट्स में कभी कभी ड्रास्टिक वेट लॉस होता है। 5 to 6 किलोस लॉस होने के बाद भी वो पता चलता है कि बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तभी हम लोग थोड़ा ध्यान देके वी हैव टू गो एंड कंसल्ट द डॉक्टर्स, क्यों इतना वेट लॉस क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। पहले हमें पहचानना चाहिए कि रीजन क्या है वेट लॉस के लिए। अगर वो वेट लॉस हो गया है एंड उसके बाद जो भी आप मेडिकल डॉक्टर से मिलते हो, फिर उसके बाद डिटेक्ट होता है कैंसर, डिटेक्ट होता है, तभी से ही उनको वेट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि साइड इफेक्ट्स तो सबको पता है, जब कीमोथेरेपी होता है तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। पहला रीजन जो है उनके ड्रग्स, जब कीमोथेरेपी के टाइम पे क्या होता है, जब भी ड्रग्स लेते हैं हम लोग, उसका मेन रीजन है उससे पेशेंट्स को नौशिया डेवलप होता है, वॉमिटिंग हो जाता है, और उसके साथ साथ पेशेंट का ठीक से खाना पीना नहीं होता है। कभी कभी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं पेशेंट जब डायग्नोसिस होने के बाद कि कैंसर है करके। फिर वो सदमे से उनको बाहर आने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है, तो उस कारण से भी उन लोगों का मतलब वेट लॉस भी होता है। तो उसके लिए हमें ध्यान देना है वेट को बढ़ाने के लिए। ऑल दिस टिप्स आई विल शेयर लेटर। आस्था, जी मैम। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मेरा लैपटॉप का बैटरी डाउन है। आई विल जस्ट आस्क समबडी टू शेयर इट। गिव मी अ मोमेंट, सॉरी फॉर दिस। या डेफिनेटली, नो वरीज।
Yes, can you continue? I'm really sorry for this. हाँ, नो वरीज मैम, नो वरीज। तो मैम जैसे कि पहले आपने बताया है कि किन किन रीजंस की वजह से होता है, तो अक्सर कई लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर उनके वेट में काफी चेंजेस आए हैं, या तो वेट लॉस हो गया है या वेट गेन हो गया है, तो काफी लोग हैं जो बोलते हैं, सो व्हाई इम्पोर्टेंट टू मैनेज वेट पे ध्यान देना इम्पोर्टेंट क्या होता है, इसका क्या इफेक्ट होता है ट्रीटमेंट के ऊपर? हाँ, अक्सर हम देखते हैं पेशेंट्स अगर अच्छी तरह से उनका वेट मैनेजमेंट होता है तो उनके जो साइड इफेक्ट्स है वो बहुत लीस्ट होता है। वो एक बात है। दूसरी बात जो है उनका रिकवरी जो है वो फास्ट से होता है, क्योंकि जब हमारे डाइट में गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स इनटेक है तो क्या होता है, प्रोटीन्स ही है जो वो रिपेयर करता है बॉडी को। तो उस समय पर अगर वो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स इंक्लूड करेंगे डाइट में, देन उनका क्या होता है, दे विल हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ साइड इफेक्ट्स, बहुत कम दिखाई देता है। एंड पेशेंट में इतना स्ट्रेंथ, कभी कभी क्या होता है बहुत सारे वेट लॉस होने से माल नरिश हो जाता है, तो उस समय पर उनको इन्फेक्शंस बहुत जल्द से जल्द कैच हो जाएगा। थोड़ा भी इन्फेक्शन हो जाएगा वो रिकवरी में बहुत टाइम लगता है। तो वो रिकवरी करने के लिए इन्फेक्शंस को ट्रीट करेंगे या हम कैंसर से ट्रीट करेंगे, तभी डॉक्टर्स के लिए भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है और बॉडी के लिए भी बहुत चैलेंजिंग होता है टू रिकवर फास्ट होने के लिए। सो इसीलिए हमें वेट मैनेजमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी मैम। तो मैम वेट को कैसे मैनेज किया जा सकता है, क्या टिप्स आप देना चाहोगे? हाँ, वेट को हम पहले जो है सब पेशेंट्स में यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप खुद पर खुद में ना एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, क्योंकि आपको वेल बैलेंस डाइट लेना है। अगर आप कोई डाइटिशियन से कंसल्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डाइटिशियंस क्या करते हैं वो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट और हाइट और कैंसर टाइप के मुताबिक आपके प्रोटीन कैलोरी इनटेक को कैलकुलेट करेंगे। देन दे विल डिस्ट्रीब्यूट, और प्रोटीन्स भी हर मील में डिस्ट्रीब्यूट करके थ्रू आउट द डे कितना कंज्यूम करना है वो आपको प्लान करके बताए। अगर आप ओवरडू करते हैं प्रोटीन्स का, जब ओवरडू करते हैं तभी भी वो दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर भी इफेक्ट रहेगा, लाइक किडनीज के ऊपर या ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तभी दूसरे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने का चांसेस रहता है। तो इन सारे चीजों को अवॉइड करने के लिए यू ऑल हैव टू कंसल्ट अ क्वालिफाइड डाइटिशियन, और वो डाइटिशियंस आपको कैलकुलेट करके देन दे विल प्रोवाइड यू अ डाइट चार्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जी मैम। एंड जनरली नॉर्मल पर्सन के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के लिए प्रोटीन ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो कैंसर पेशेंट्स में टू बिल्डअप देयर लीन मसल मास के लिए, बिल्डअप करने के लिए वी कैन एक्सीड इवन दे, कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। लाइक अभी मैंने जो बोल दिया ये सबके लिए भी सूट नहीं करती है, हर एक पेशेंट का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, तो उनके बॉडी के मुताबिक वी कैन इवन गो अप टिल 1.5 to 2 grams पर केजी बॉडी वेट तक भी हम लोग जा सकते हैं, उतना भी दे सकते हैं। लेकिन वो देखना चाहिए पहले उनके ब्लड पैरामीटर्स वगैरह देख के, देन ओनली वी विल बी एबल टू गाइड देम कि कितना प्रोटीन्स की जरूरत है। सिर्फ प्रोटीन्स ही काफी नहीं है वेट मैनेजमेंट करने के लिए, राइट। हाँ, तो हमें गुड फैट्स की भी जरूरत होता है। लेट मी टॉक इन डिटेल अबाउट दीज थिंग्स फर्स्ट। ओके, तो पहला चीज जो है हमारे डाइट में कार्ब्स, प्रोटीन्स, गुड फैट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत पड़ता है। कार्ब्स का रोल क्या होता है, कार्ब्स मतलब हमारा जो चावल रोटी वगैरह हम लोग जो खाते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, और ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है हमारे शरीर में, कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, पहला चीज जो है दैट गिव्स यू एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी के लिए। सेकेंड चीज जो है वो ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म करता है, और उसके साथ साथ ये जो हमारे इंसुलिन प्रोडक्शन, इंसुलिन मेटाबॉलिज्म में भी वो हेल्प करता है। और इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स का जो फाइबर, फाइबर भी कार्बोहाइड्रेट्स के ही ग्रुप में आता है। सो वो क्या करता है हमें बहुत सारे फंक्शंस है फाइबर का भी, जैसे हमारा
कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। दूसरा चीज जो है वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को भी प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारे गट एंड ब्रेन एक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। ये रोल होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स अक्सर क्या करता है, वो बॉडी को पहला पहला फंक्शन ऑफ द प्रोटीन्स है कि वो बॉडी को रिपेयर करता है। दूसरा जो है ग्रोथ में स्टिमुलेट करता है। ग्रोथ, जो भी हमारे बच्चों में आप ग्रोथ देखते हो कि उनके डाइट में प्रोटीन्स ही जो है वो ग्रोथ को बढ़ाता है। थर्ड ऑप्शन जो है, थर्ड फंक्शन ऑफ द प्रोटीन्स के लिए है, अगर हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट या फैट्स की कमी हो जाता है, तभी क्या करता है वो प्रोटीन्स ग्रोथ की जगह पर इट विल बी यूज फॉर द एनर्जी पर्पस के लिए होता है। तो इसीलिए हमें वेल बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। और फैट्स, सबको पता है इंस्टेंट एनर्जी जब चाहिए हमारे बॉडी के लिए तो वो देता है, वो फैट से ही आता है, राइट। अगर आप जो भी है फैट कंटेंट आप लोग यूज कर रहे हो, पहला वो यूटिलाइज करता है बॉडी, फिर बाद में कार्बोहाइड्रेट चूज होता है। बाद में अगर अगर आपके डाइट में और भी ये कार्ब्स का कमी है, तभी क्या करता है प्रोटीन्स आ जाता है ये एनर्जी प्रोड्यूस करने में। तो इन सारों चीजों को हमें वेल बैलेंस लेनी चाहिए डाइट। जी मैम, पहले तो थैंक यू सो मच, आपने ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और जो इनका जो रोल होता है उसके बारे में इतना अच्छे से बताया, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जैसे आपने अभी बताया प्रोटीन का जो होता है कि कई लोग क्या है पूरा कार्बोहाइड्रेट हटा देते हैं डाइट से या फैट्स हटा देते हैं, तो प्रोटीन अगर ग्रोथ के लिए चाहिए बट वो तो सारे एनर्जी में यूटिलाइज हो जाएगा, तो वो ऑप्टिमम फिर आपको बेनिफिट नहीं दे पाएगा। तो वो बहुत जरूरी होता है कि पूरा बैलेंस डाइट लेना चाहिए। जी। तो यस। एक चीज पूछना चाहती थी मैम कि कई पेशेंट्स पूछते हैं कि ऐसे कौन कौन से फूड्स हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऐसी कौन सी होती हैं, या कौन कौन से ग्रेन्स होते हैं जो उन्हें कंज्यूम करने चाहिए, एंड कौन कौन सी चीजें हैं जो बेसिक डाइट में अवॉइड ही करनी चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कैंसर टाइप। या तो बेसिकली क्या होता है, जब मैं बात करती हूँ वेल बैलेंस्ड डाइट, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत सारे वैरायटीज होते हैं। जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, स्टार्चेस होते हैं। ये दीज आर ऑल दी ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमें कैसे चूज करना है। जब मैं बोलती हूँ रोटी रोटी लेना है आपको, राइस अवॉइड करना है, तो मैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है पहले मैं वो एग्जांपल्स में दूंगी आपको। पहला जो है हमारा वाइट ब्रेड, वाइट राइस, रिफाइंड फ्लावर, मैदा जो होता है, मैदा के प्रोडक्ट्स, एंड हमारे जो स्टार्ची वेजिटेबल्स होते हैं और स्टार्ची ग्रेन्स होते हैं, जैसे साबूदाना, टापियोका, एप्रिकॉट्स, है ना। ये सारे जो हैं ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। तो इनको हमें टोटली, स्पेशली कैंसर पेशेंट्स में, दे हैव टू यूज इट इन अ, दे कैन इवन अवॉइड ऑल दिस सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। चाहिए तो वो टोटली भी अवॉइड कर सकते हैं ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट्स कम रहते हैं और कैलोरीज ज्यादा रहते हैं। ओके। सो कभी कभी क्या होता है, अधिक मात्रा में जब हम कैलोरीज जब चाहिए तभी वी आर्सेल्व्स विल इंक्लूड, तभी हम बोलते हैं कभी एरो रूट इंक्लूड करना चाहिए कभी कभार, इट्स नॉट ऑन डेली बेसिस। तो इसीलिए आपको ये रिफाइंड फ्लावर और रिफाइंड जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको टोटली अवॉइड करना चाहिए, या उनको लीस्ट, मतलब बहुत कम में इस्तेमाल करना चाहिए। पेशेंट्स ऑलवेज हैव टू स्विच टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अभी ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ये होते हैं जैसे मिलेट्स हो गया आपका, व्हीट हो गया, होल व्हीट भी हो गया ये, एंड बाकी के मिलेट्स वगैरह आते हैं, होल ग्रेन्स वगैरह होते हैं, ये सारे जो है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग जो बोलते हैं। तो इनको इंक्लूड कर रहा है, क्योंकि जब हम नॉर्मली व्हेन कंपेयर करते हैं रिफाइंड कार्ब से कॉम्प्लेक्स कार्ब में डिफरेंस क्या है, अब मैं समझाती हूँ। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में क्या होता है, उसका जो है फाइबर ज्यादा होने से कारण उनका इंसुलिन या ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है बॉडी के लिए। तो उससे हमारा शुगर लेवल जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, इतना जल्दी शूट अप नहीं होता है।
एंड इसके अलावा प्रोटीन भी ज्यादा रहता है व्हेन कंपेयर टू नॉर्मल रिफाइंड प्रोडक्ट्स में। जब हम कंपेयर करते हैं तो इनमें थोड़ा बहुत प्रोटीन रहता है, फाइबर रहता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में। तो ऑलवेज स्विच टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, हाँ, एंड प्रोटीन्स आते हैं। प्रोटीन्स हमें दो तरीके के प्रोटीन होते हैं, एक एनिमल प्रोटीन एंड प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स होते हैं। तो एनिमल प्रोटीन जनरली हम कैंसर पेशेंट्स के लिए ना ही बोलते, क्योंकि उनका जो एसिडिक लेवल होता है वो ज्यादा होता है उनमें, और वो इन्फ्लेमेशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है शरीर में। तो उसको अवॉइड करने के लिए वी जनरली सजेस्ट आवर पेशेंट्स नॉट टू हैव एनिमल प्रोटीन्स। तो उसकी जगह पर आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स पर स्विच करना है। अभी एग्जांपल्स में देती हूँ प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स क्या होता है। ये जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी हमारे दाल्स, पल्सेस, लेग्यूम्स होते हैं, ये सारे जो हैं प्रोटीन के ग्रुप में आते हैं। ओके, एंड वो प्रोटीन भी आपको लेना देखना चाहिए कि कितना बॉडी वेट के मुताबिक जितना कैलकुलेट किया है उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करना है थ्रू आउट द डे पर। ओके, तो हम लोग प्रोटीन्स कैसे बढ़ा सकते हैं हमारे डाइट में, राइट? तो एक जो है दाल्स, लेंटिल्स, लेग्यूम्स, पल्सेस, ये ज्यादा इंक्लूड करना है, हर एक मील में इंक्लूड करना है हमें। ओके, इसके अलावा आपको प्लांट बेस्ड मिल्क आप लोग इंक्लूड कर सकते हो, जैसे आलमंड मिल्क, पीनट मिल्क, सोया मिल्क, है ना, ओट मिल्क, ये भी, दीज आर ऑल द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स इन द डाइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप अगर डाइटिशियन रेकमेंड कर रहे हैं आपको अंडा, मछली लेने के लिए, तो आप वो भी इंक्लूड कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ओके, तो नेक्स्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है वो हमारे सत्तू के आटे से भी आता है। यू एवरीबडी नोस, नॉर्थ इंडियन है तो बहुत लोगों को पता है कि सत्तू का आटा बहुत, वो भी काला चना से बनता है, राइट, विथ रोस्टेड काला चना से। तो दे आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो उसको भी हमें इंक्लूड करना चाहिए, है ना। तो डाइट ऑलवेज बैलेंस रखना चाहिए हमें। ओके, एंड जब फैट्स की बारी आती है तो गुड फैट्स ऑलवेज हमें इंक्लूड करना है। फैट्स में भी बहुत तरीके के फैट्स होते हैं, एक, है ना, ट्रांस फैट्स होते हैं, गुड फैट्स होते हैं, राइट। तो हमें ट्रांस फैट्स, जैसे एग्जांपल्स फॉर ट्रांस फैट्स जो होते हैं वो चीज, बटर वगैरह, ये मेयोनीज, ये सारे ट्रांस फैट्स में आते हैं। गुड फैट्स मतलब जो एवोकाडोस हो गया, नट्स एंड सीड्स हो गया, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स हो गया, तो इन सारे में गुड फैट्स रहते हैं। सो हमारे डाइट में हमें टोटली गुड फैट्स को ही इंक्लूड करना चाहिए, या जी मैम। सो एक मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो था प्रोटीन पाउडर्स के बारे में। अक्सर बोला जाता है ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, चाहे आपको वेट गेन करना हो या फिर आपको वेट लूज करना हो, वेट मैनेजमेंट के लिए। तो क्या वो एक्चुअल में हेल्पफुल होते हैं? एंड अगर वो हेल्पफुल होते हैं तो क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कोई प्रोटीन पाउडर परचेज करते वक्त? डेफिनेटली प्रोटीन पाउडर्स कैंसर पेशेंट्स के लिए मस्ट होता है, क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स मैंने ऑलरेडी बताया है। कभी कभी नौशिया, वॉमिटिंग रहते हैं, तो उनका इंटेक अच्छे से खा नहीं पाते वो लोग, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, वेट लॉस होने का चांसेस रहता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये प्रोटीन पाउडर इंक्लूड करेंगे, वो भी प्रोटीन पाउडर आप किसी भी फॉर्म में आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। जैसे आप लोग स्मूदीज बनाते हो तो उसमें भी इंक्लूड कर सकते हो, या नॉर्मल ड्रिंक की जगह पर भी वो लोग ले सकते हैं प्रोटीन पाउडर्स। ओके, तो क्यों जरूरी होता है प्रोटीन पाउडर? ओके, क्योंकि जब भी इंटेक लेते हैं, कभी कभी कोलन कैंसर पेशेंट्स में क्या होता है, सारे न्यूट्रिएंट जो है वो अब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होता है। तो हम लोग अगर डाइल्यूट करके, अगर ये प्रोटीन पाउडर जो डायरेक्टली अब्जॉर्प्शन होता है हमारे बॉडी में, जिनको है ना वो सिंथेसिस होके मिलता है, कई प्रोटीन्स हम लोग जब मैन्युफैक्चर करते हैं वो इजीली टू डाइजेस्ट एंड अब्जॉर्प्शन होने के तरीके से हम लोग सिंथेसाइज करके हम लोग प्रोटीन पाउडर्स बनाते हैं। तो इसीलिए अगर पेशेंट ठीक से खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे, कुछ भी, है ना, तो उसकी जगह पर प्रोटीन्स की कमी होने से हम बचा सकते हैं। तब उस समय पर प्रोटीन्स इंक्लूड करेंगे तो उनका वेट मैनेजमेंट करना बहुत इजी हो जाएगा। खाने के साथ अगर प्रोटीन पाउडर्स भी इंक्लूड करेंगे तो वो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोटीन जो है उसकी कमी नहीं होगी, वो हम इस प्रोटीन पाउडर से हम लोग पूरी कर सकते हैं।
जी मैम, बिल्कुल। एंड जैसे कि अभी आपने अभी नोज़िया वॉमिटिंग के बारे में बताया, तो एक काफ़ी कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है कि एपेटाइट काफ़ी कम हो जाता है पेशेंट्स का। तो एपेटाइट कम होता है तो फिर प्रॉब्लम आती है वेट मैनेजमेंट करने में, क्योंकि उनको भूख नहीं लगती है, मन नहीं करता है खाने-पीने का। तो ऐसे में क्या ध्यान रखना चाहिए? कैसे वेट मैनेज होगा ऐसे? हाँ, देखिए, अगर हमें भूख बढ़ाना है तो हमें क्या करना चाहिए, देर आर सर्टन फूड्स, कई फूड्स ऐसे होते हैं जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो appetite को स्टिमुलेट करता है, मतलब appetite को बढ़ाता है। तो ये एग्जांपल्स ऑफ द फूड्स विच इंक्रीजेस appetite जो है, पहला चीज जो है हमारे स्पाइसेस। हमारे इंडियन किचन में हमारे पास हम लोग इतना स्पाइसेस यूज करते हैं कि हर एक का बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन हमें वो लिमिटेड क्वांटिटी में इंक्रीज करना है। जैसे कि पहला चीज जो है सौंफ। सौंफ जो हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग फेनल सीड्स बोलते हैं, उससे खाने से हमारा अपटाइट बढ़ता है, क्योंकि उनमें जो एंजाइम्स रहते हैं वो दैट क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर फॉर द एंजाइम्स जो है वो ब्रेक डाउन करने में इजी हो जाता है फूड पार्टिकल्स में, और अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। तो फेनल सीड्स, और एक जो अजवाइन हम लोग बोलते हैं, कैरम सीड्स, दे आर ऑल्सो गुड थिंग, दे ऑल्सो हैव एंजाइम्स, उसमें भी एंजाइम्स रहते हैं और वो हमारे भूख बढ़ाने में मदद करती है। और उसके साथ साथ हमारा जो हर्ब्स होते हैं, जैसे हमारा क्लोव्स हो गया, है ना, और ये सिनेमन हो गया, ये सारे जो है स्पाइसेस, जितने भी पेपर भी है, वो सारे हमारे, इलायची, वो सारे जो है वो हमारे शरीर के अंदर ना एपेटाइट को इंक्रीज करता है। उसके साथ साथ हमारे डाइट में फिश ऑयल भी इंक्लूड करना है। जैसे हम लोग हमारे अक्सर जेनोन्को के पेशेंट्स के लिए हम लोग अक्सर देते हैं ओमेगा 3 कैप्सूल्स, राइट। तो ये ओमेगा 3 कैप्सूल्स भी हमारे डाइट में अगर पूरी तरह से हम लोग इंक्लूड करेंगे तो उससे भी हमारा भूख बढ़ता है। नेक्स्ट जो है हमारे डाइट में, ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है उनमें भी फाइबर होता है। फाइबर खाने से भी पेट फुल होता है, लेकिन उसमें जो फाइबर रहता है दैट इज ऑल्सो रियली गुड। ओके, उससे भी हमारा सटाइटी का फीलिंग आता है, एंड ओवरडू भी नहीं करते हैं कैलोरीज की वजह से, राइट। सो इवन वी हैव टू, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी बहुत मायने रखता है। और स्पेशली फ्रूट्स में जो पोमोग्रेनेट होते हैं, पोमोग्रेनेट जो कैनल्स होते हैं, वो बहुत ही अच्छा भूख बढ़ाने में मदद करते हैं, क्योंकि उनमें जो एंजाइम्स रहते हैं दैट विल आल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग दी appetite। इसके अलावा और फूड्स है, जैसे स्टिमुलेंट्स हम लोग medicines भी, ओके, वो तो स्टिमुलेट करता है हमारे हेल्थ में, तो भूख बढ़ाने में भी हेल्प करता है। वो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको चाहिए। ऑल दिस हम ऐसे ही नहीं दे सकते, ये जो ड्रग्स जो आते हैं हमारा भूख बढ़ाने के लिए, वो आपको डॉक्टर कंसल्ट करके लेना चाहिए। एंड हमारे फिश ऑयल के साथ साथ हमारे डाइट में अगर विटामिन बी के जो फूड्स होते हैं वो भी इंक्लूड करना है। ये विटामिन बी जिनमें रहता है वो सारे मैम हमारे सॉरी, पल्सेस। मैम आई थिंक आपकी साइड से ना वीडियो में कुछ एरर आ रहा है। आप एक बार वीडियो ऑफ करके ऑन कर सकते हो? हाँ, 1 सेकेंड। या, इज इट क्लियर नाउ? यस कहाँ मैम, से इट इज टेकिंग फाइन। डिस्टर्ब हो गया था? डिड आई अभी मिस बिल्कुल एनीथिंग? बिल्कुल एंडिंग में ही आई थिंक मैम वो इशू वापस से आ रहा है, सो योर वीडियो इज नॉट स्टेबल। Let me check the internet also. या यू कैन चेक वंस। Yeah, now is it stable? अभी कैसा है, नॉर्मल है? यस मैम, अभी बिल्कुल ठीक है। मैम बिल्कुल जो आप एंडिंग का बता रहे थे ना फिश ऑयल के बारे में, खाली वहीं पे एरर आया था, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट। ओके। हाँ, तो फिश ऑयल भी हमें इंक्लूड करनी चाहिए हमारे डाइट में, उससे भी हमारा भूख बढ़ता है। नेक्स्ट जो है हमारे डाइट में, आप पेशेंट्स को मैं अक्सर बोलती हूँ कि उनको विटामिन बी भी हमारे डाइट में अच्छी तरह से इंक्लूड करना है। ये विटामिन बी किन फूड्स में रहता है, जैसे हमारे सभी पल्सेस में, होल ग्रेन्स में ये विटामिन बी रिच फूड्स होते हैं, उनको भी हमें डाइट में अगर इंक्लूड करेंगे तो हमारा अपटाइट भी बढ़ता है उससे।
ओके। एंड इसके अलावा हमारे डाइट के अलावा आप लोगों को एक्सरसाइजेस भी करना है। जैसे आप लोग योगा वगैरह कर रहे हो तो थोड़े योगा आसना से, जैसे हमारा सूर्य नमस्कार हो गया, ओके। एंड कौन सा है वो दूसरा, सप्तवरिशासना जो हम लोग बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड टू इंक्रीज अपटाइट। कि आप चाहिए तो हमारे मिली जो है, हमारे जो काउंसलर है, तो उनसे भी आप लोग अप्रोच करके भूख बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेस का आप थोड़ा बहुत ज्ञान उनसे भी ले सकते हो। ओके। तो वो एक्सपर्ट है उसमें, तो उनको ज्यादा नॉलेज होगा। सिर्फ डाइट ही नहीं, हमें फिजिकली भी एक्टिव रहना चाहिए। और इसके साथ साथ एक्सरसाइजेस हम लोग जब करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग खाते हैं फूड में, वो भी अच्छी तरह से अब्जॉर्प्शन होता है। तो स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा लिवर जो है वो डिटॉक्स करता है, बहुत सारे टॉक्सिन्स को वो एलिमिनेट करता है। एंड न्यूट्रिएंट्स भी अच्छी तरह से अब्जॉर्प्शन होता है जब हमारा अच्छा क्वालिटी ऑफ स्लीप हम लोग मेंटेन करते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर रियली इम्पोर्टेंट। सिर्फ डाइट ही नहीं, भूख बढ़ाने के लिए ये सारी चीज भी हमें इंक्लूड करना चाहिए। एंड इसके अलावा देर आर सम एलोपैथी मेडिकेशंस आल्सो व्हिच इंक्रीजेस द appetite, दैट ओनली यू कैन आस्क योर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करके आप वो मेडिसिन आप लोग प्रिस्क्राइब करके ले सकते हो। जी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपने इतना डिटेल में, इतना अच्छे से इस बारे में हमें गाइड किया है। एंड एक ये मैं आपसे पूछना चाहती थी क्वेश्चन, दैट अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल डाइट, जो सप्लीमेंट्स होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं, ये कैसे हेल्प करते हैं वेट मैनेजमेंट करने में? एंड जैसे कि अभी आपने बताया कि एपेटाइट लॉस होता है और साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो क्या इनकी भी कोई हेल्पफुल क्या ये रहते हैं? हाँ देखो आस्था, जो अभी आप हम लोग सप्लीमेंट्स के बारे में बोलना चाहती हूँ, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट जब पेशेंट का इनटेक ही जब कम रहता है तो शरीर के लिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स हम कैसे दें, राइट? इफ द पेशेंट इज नॉट एबल टू ईट फूड वेल, तो न्यूट्रिएंट्स की बहुत सारी कमी हो जाता है, राइट, शरीर में। जब भी हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाता है तो दैट विल लीड टू सम अदर कॉम्प्लिकेशन, दूसरे बीमारियों के लिए वो रास्ता होता है, राइट। अगर उसको हम रोकना चाहते हैं, अगर उसको हम कम करना चाहते हैं, तो उस समय पर दिस सप्लीमेंट्स विल एक्ट वेरी गुड ऑन सच पेशेंट्स। तो हमें सप्लीमेंट्स इसलिए बोलते हैं कि जब भी पेशेंट्स में अक्सर देखते हैं बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर पेशेंट्स अच्छी तरह से खा भी रहा है तो अब्जॉर्प्शन नहीं होता है, अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं है डाइट इतना अच्छे से फॉलो करके। तब उस समय पर हम लोग सप्लीमेंट के रूप में जब हम देते हैं तो वो डायरेक्टली ब्लड में मिक्स हो जाता है, तो वो असर दिखाता है हमारे शरीर पर। तो इसलिए हमें सप्लीमेंट्स लेना भी बहुत जरूरी होता है, और वो भी अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करके ही लेना है। सप्लीमेंट्स अपने आप प्लीज बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप ओमेगा 3 वगैरह ज्यादा लेते हो, ये जो A, D, K जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, वो अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो टॉक्सिसिटी लेवल्स बढ़ जाता है शरीर में, तो उसको भी हमें ध्यान रखना है। तो ऑलवेज कंसल्ट डाइटिशियंस को कंसल्ट करके ही आपको ये सप्लीमेंट्स भी लेना चाहिए। Thank you so much, ma'am, for answering this, very important question. And एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती थी, आपने उसके बारे में ऑलरेडी बता दिया है। मैं पूछना चाहती थी कि हेल्दी डाइट के अलावा और क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए? लाइक फिजिकल एक्टिविटी तो ऑलरेडी आपने बताया है, इसके अलावा कोई डेली अपने रूटीन में कोई चीजें ऐड करनी चाहिए? उन सब के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ डेफिनेटली, देखिए, सिर्फ लाइफस्टाइल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल हम लोग इतना सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो रहे हैं, और हमारे डिसिप्लिन जो है टुवर्ड्स ईटिंग इज वेरी वेरी बैड। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर डिसिप्लिन डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है, और फर्स्ट थिंग इज, अक्सर कैंसर पेशेंट्स में appetite कैसे बढ़ाना है? फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट हैविंग स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। ओके। हर 2-2 घंटे में उनको थोड़ा थोड़ा खाना आदत डालनी चाहिए। मैं देखती हूँ अक्सर पेशेंट्स ना वो बिल्कुल ही नहीं फॉलो करते स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। हम हमारे इंडियन मेथड्स में क्या है, वी जनरली हैव 3 मील्स पर डे।
वही हमारी आदत है। तो उससे क्या होता है, अगर एक ही साथ हम लोग ज्यादा खा लेते हैं और पूरा गैप देते हैं, जब गैप देते हैं तो हमारा क्या होता है, एक जो है पोर्शन साइज के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। वी ईट लॉट ऑफ फूड इन वन गो ओनली, और उससे क्या होता है, हमारा एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस्ट्राइटिस, क्योंकि हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी है, उसकी वजह से भी हमें ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए फर्स्ट थिंग इज try to have small frequent meals. Second thing is don't have anything which increases only your calories. कैलोरीज बढ़ाता है, जैसे डीप फ्राइड फूड्स हो गया, वो सारी चीज को थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए। कभी कभार या वंस इन अ वाइल इट्स फाइन, ओके। डेली इंक्लूड करना टोटली अवॉइड करनी चाहिए। रिफाइंड कार्ब्स जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, रिफाइंड शुगर्स एंड रिफाइंड कार्ब्स को अवॉइड करना चाहिए। ओके, ट्राई टू इंक्लूड अ वेल बैलेंस मील। आप अगर एक प्लेट लेते हो तो उसमें ध्यान दे, यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट यू आर ईटिंग, कितना वेजिटेबल्स आप लोग ऐड कर रहे हो, कितना कार्ब्स है और कितना क्वांटिटी का प्रोटीन है, वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और नॉट दैट, हमारे वेट बढ़ाने के लिए हमारा गट भी क्लीन होना चाहिए, तभी हम लोग जो खाते हैं वो अब्जॉर्प्शन होने के लिए। तो इसके लिए हमें हमारे डाइट में इंक्लूड गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स मतलब हमारा जो दही, छाछ, फर्मेंटेड फूड्स लाइक इडली, डोसा, ढोकला, कंबूचा, पिकल्स भी आपको बिना तेल, बिना बहुत सॉल्ट वाला, आप जो सिर्फ वाटर में उसको फर्मेंट करके लेते हो, वैसे वाले पिकल्स आपको इंक्लूड करना चाहिए। ये इसमें जो है वो सारे नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं, दैट विल आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग और गेनिंग वेट। ओके, एंड च्यूइंग द फूड वाइल ईटिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। अक्सर हम देखते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते हम लोग क्या खा रहे हैं। कहीं टीवी ऑन रहता है, कभी मोबाइल हमारे सामने रहता है, हम ध्यान नहीं देते हैं कि कितना पोर्शन हम लोग खा रहे हैं। और हमारे द रीजन बिहाइंड च्यूइंग इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे सलाइवा में भी कई एंजाइम्स होते हैं। अगर हम अच्छी तरह से खाने को च्यू करके नहीं लेते हैं तो वो एंजाइम्स फूड के साथ मिक्स नहीं होता है। जब वो एंजाइम्स की कमी हो जाता है तो डाइजेशन में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसलिए च्यूइंग द फूड इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड इसके साथ साथ अगर हमारा मेटाबॉलिज्म को हाई रखना है तो पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पानी में अक्सर देखती हूँ कई पेशेंट्स सुबह उठ के 1 लीटर पी लेते हैं और बाद में 2 3 4 घंटे तक कुछ भी नहीं लेते, फिर उसके बाद और 1 लीटर पीते हैं। ऐसे नहीं रहना चाहिए। एवरी 2 2 आवर्स उनको पीना चाहिए। मेक श्योर एवरी फ्रीक्वेंट टाइम पर हमें पानी भी पीना है, तभी हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है। तो ये सारे डिसिप्लिन हमें फॉलो करनी चाहिए। ओके, दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू ऑल्टर व्हेन यू आर ईटिंग फूड। राइट मैम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने सारे क्वेश्चंस का इतने अच्छे से, इतना डिटेल में आंसर दिया है, लोगों को इतने अच्छे से समझाया है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं चैट बॉक्स पे, तो हम लोग क्विकली विद इन द टाइम लिमिट हम लोग जल्दी से वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सो मैम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है अनुराग जी से। वो पूछ रहे हैं दैट कैन यू ऑल्सो टॉक अबाउट डाइट फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। यस, डेफिनेटली डाइट फॉर डायबिटिक पेशेंट्स एक जो है, पहला चीज जो है, डाइट एक इतनी डायबिटीज इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, क्योंकि डायबिटीज जो होते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म का बीमारी है। वो हम मेटाबॉलिज्म को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके आपके कोई भी फैमिली मेंबर या कोई भी डायबिटीज से डायग्नोसिस होते हैं तो पहला चीज जो है उनको क्या करना चाहिए, पहला चीज जो है उनका ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना है। एक तो है पहला, टाइमिंग्स मेंटेन करना पड़ेगा, रेगुलर इंटरवल्स पर एक ही समय पर उनको डेली रूटीन पर खाना चाहिए। 10 10 5 मिनट इधर उधर हो सकता है, सुबह उठ के उनको एक सिस्टमैटिक टाइमिंग्स मेंटेन करना है। अगर आप सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट ले रहे हो तो डेली वही रूटीन फॉलो करनी चाहिए। मिड मॉर्निंग का टाइम होता है 11, मिड मॉर्निंग स्नैक के लिए 11 o'clock टाइम फिक्स करनी चाहिए। एंड लंच टाइम बिटवीन 12:30 एंड इवनिंग स्नैक 5:30 6 PM एंड डिनर एट बाई 8 PM। अगर वो टाइमिंग्स फॉलो करेंगे उससे भी हमारा क्या होता है, वो मेंटेन होता है शुगर लेवल्स।
और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, आपको डॉक्टर्स भी बताते होंगे कि हर 2-2 घंटे में आपको थोड़ा थोड़ा खाना है। अगर आप एक ही बार पेट भर के जब खाते हो तो उससे भी हमारा शुगर लेवल्स क्या होता है, बहुत हाई चला जाता है। या आप अगर बहुत लॉन्ग गैप देते हो मील टू मील, तभी आपको हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांसेस रहता है। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब लो शुगर होने का चांसेस रहता है। ये लो शुगर जो है बहुत ही डेंजरस होता है। उसमें पेशेंट को कभी स्ट्रोक भी हो सकता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उनमें से। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आपको शुगर लेवल्स कंसिस्टेंट रखना है, मेंटेन करना है, तो आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स है, हर टाइमिंग्स मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ डाइट में मैंने पहले भी बोला था कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हटाकर उनको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्विच ऑन करना चाहिए। जैसे कि ओट्स हो गया, ओट्स ओट्स एंड मिलेट्स आर वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। आप पोहा भी ले सकते हो ब्रेकफास्ट में, या पोहा में जो भी है वेल बैलेंस रहना चाहिए। आपके कार्ब्स का रेशियो कम रहना है, फाइबर ज्यादा रहना है, और प्रोटीन्स भी ज्यादा रहना है। ऐसे पे आपको प्लान करना है। अगर अगर आप प्रोटीन्स भी अगर ओवरडू करते हो तभी भी आपका कैलोरीज इंक्लूड करेगा। तो आपके लिए डाइटिशियन से कंसल्ट करना है, वो आपको सही मेजरमेंट्स बताएंगे कि कितना रोटी खाना है और रोटी का साइज कितना होना है, आपका सब्जी का कटोरी कितना साइज होना है, आपको कितना दाल लेनी है उसमें, और वेजिटेबल्स कितना लेना है। वैसे आप मेंटेन करेंगे तो डायबिटीज इज वेरी वेरी इजी टू मैनेज। Thank you so much, ma'am, for answering this question. And Lakshita जी ये question पूछना चाहते हैं. I'm under what are the foods and vegetables and fruit they can intake during undergoing immunotherapy treatment? इम्यूनोथेरेपी में एंड कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी जो भी पेशेंट्स अंडरगो करते हैं उनमें डॉक्टर्स बोलते हैं कि पूरा अवॉइड करने के लिए, सारे रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। द रीजन बिहाइंड इट इज, क्यों अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि हम लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करते। मैंने ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि जब इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी चलता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस हो जाता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है तो आवर बॉडी इज प्रोन टू लॉट ऑफ इन्फेक्शंस। टू अवॉइड दिस इन्फेक्शंस और कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, दूसरे कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ाना है, तो इसकी वजह से डॉक्टर्स बोलते हैं कि अवॉइड करना है। अगर आपको लेना चाहते हो तो अच्छी तरह से आप प्रेफरेबली आप थिक स्किन्ड वाले फ्रूट्स इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि वाटरमेलन, ऑरेंजेस, बनाना, ओके, पोमोग्रेनेट्स। इनमें इनमें क्या होता है, उनका छिलका मोटा होता है, तो उसमें बैक्टीरियल और या जो पैथोजेंस होते हैं वो पेनिट्रेट नहीं हो सकते हैं। तो इसकी वजह से हमें मोटे छाल वाले फ्रूट्स यूज करना है, और वो भी अच्छी तरह से साफ करना पड़ेगा, गर्म पानी में साफ करके, फिर उसका स्किन भी आपको मोटा पील करके फिर लेना चाहिए। ओके, या दूसरे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी आप जब इंक्लूड करना चाहते हो तो हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ आप लोग जब भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाहर से खरीद के लेते आते हो या खाना खाने से पहले आप उसको गर्म पानी में नमक और हल्दी डाल के 20 मिनट उसमें छोड़ना चाहिए। फिर उसको अच्छे से स्क्रब करना है, गर्म पानी में धोना है, फिर उसका स्किन वगैरह जो है मोटे छाल निकाल कर फिर आप कुक करके लेना चाहिए। दे कैन डेफिनेटली इंक्लूड, ये नहीं है कि इम्यूनोथेरेपी ले रहे तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अवॉइड करना है, नहीं। बिकॉज अगेन उनको क्या होता है, ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से ही हमारा जो है इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनता है, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट रिच रहता है। तो यही जो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है। दे हेल्प इन किलिंग दोस फ्री रेडिकल्स एंड विच लेटर ऑन डेवलप इनटू कैंसर सेल्स। तो डाइट में हमेशा वी शुड इंक्लूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कैंसर पेशेंट है, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है तो इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा, तो उसकी वजह से इन्फेक्शंस को अवॉइड करने के लिए आप लोगों को ये सारी सावधानी लेनी चाहिए। जी मैम, थैंक यू सो मच क्वेश्चन का इतने अच्छे से आंसर करने के लिए। एंड मैं एक बार बीच में अनाउंसमेंट करना चाहूंगी सभी
टाइम आप लोग प्लीज अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, क्वेश्चंस के साथ अपना प्लीज कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए ताकि हम सेशन के बाद आपसे पर्सनली 1-on-1 कनेक्ट करें। एंड आप चाहें तो हम लोग डायरेक्टली आपको त्रिवेणी मैम के साथ भी कनेक्ट करा सकते हैं, डाइट रिलेटेड काउंसलिंग के लिए भी एंड जनरल क्वेश्चंस के लिए भी। एंड मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि मैंने चैट बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और जेन ऑन्को कैंसर केयर ऐप डाउनलोड की लिंक भी शेयर करी है। आप कॉन्टैक्ट नंबर एक बार नोट डाउन भी कर सकते हैं। नंबर है 9930709000। तो एंड इसके साथ मैंने जेन ऑन्को कैंसर केयर ऐप डाउनलोड की लिंक भी शेयर करी है, आप लोग ये डाउनलोड कीजिए एंड इस पे भी आप अपने डाइट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको एक्सपर्ट आंसर्स मिलेंगे, वो भी काफी जल्दी एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड मैं फिर से सब लोग को बताना चाहूंगी जिन लोगों ने हैंड रेज किया है, अमित जी, आरवी जी, आप लोग भी प्लीज अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ पे शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग सेशन के बाद आपसे अच्छे से कनेक्ट कर आपको अच्छे से गाइड कर सके। एंड त्रिवेणी मैम आपके लिए एक और लाइक क्वेश्चन है। तो आप एक क्वेश्चन ये है कि क्या फिश ऑयल के लिए कोई सब्स्टिट्यूट है, जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको कैसे क्या करना चाहिए? देखिए, ये ओमेगा 3 जो आते हैं वो दो तरीके के होते हैं, वो EPA एंड DHA हम लोग बोलते हैं। तो वो दो तरीके से जब भी हम एनिमल सोर्स का लेते हैं तो वो बॉडी में बहुत अच्छी तरह से अब्जॉर्प्शन होता है। ये प्लांट बेस्ड जो है वो थोड़ा कम अब्जॉर्प्शन होता है। तो इसीलिए जनरली हम लोग रेकमेंड करते हैं कि फिश ऑयल कैप्सूल्स लेना है, क्योंकि वो अच्छे तरह से अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। जब भी हमारे बॉडी में ये ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 का बैलेंस नहीं होता है, अगर हमारे डाइट में ओमेगा 6 ज्यादा होता है तो उससे भी हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। तो उसको कम करने के लिए ऑलवेज हमें बैलेंस रखना चाहिए कि ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। तो इसलिए हमें ये भी जरूरत है कि प्लांट सोर्स भी अच्छे हैं, बहुत सारे हैं ऐसे प्लांट सोर्स में जिनमें ओमेगा 3 रहता है, लेकिन अब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी से नहीं होता है जितना हमारा एनिमल सोर्स से होता है। तो सम ऑफ द एग्जांपल्स फॉर प्लांट सोर्सेज आर लाइक हमारे नट्स एंड सीड्स हो गया, उनमें से चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, मेलन सीड्स, सेसमे सीड्स, जितने भी सीड्स आते हैं वो सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिच होते हैं। और इसके अलावा हमारे फ्रूट्स में द ओनली फ्रूट जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है वो तो अवोकाडोस है। तो अवोकाडोस आप किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हो, स्मूदीज के फॉर्म में या आप सैलेड्स के फॉर्म में यूज कर सकते हो। अगर जो लोग नॉनवेज खाने वाले हैं तो प्रिफरेबली आपको फैटी फिश इंक्लूड करना है, जैसे कि सैल्मन, टूना, मैकरल, सार्डिन्स। इन सारे फैटी फिश वैरायटीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अधिक मात्रा में रहता है। तो प्लीज इंक्लूड दीज इन द डाइट। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस, अच्छे से आपने पूरा आंसर बताया इसका। एंड वी हैव टू क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन है दैट कॉन्स्टिपेशन जो होता है वैसे उसको कैसे मैनेज किया जाए, एंड एक क्वेश्चन है जो डायरिया होता है उसको एंड जो लूज स्टूल्स होते हैं उनको कैसे मैनेज करना है। तो दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड, मैंने एक साथ बताया है ताकि हम लोग एक साथ इसका आंसर कर सके। यस। सो पहला चीज जो है, हम डायरिया को कैसे मैनेज करेंगे, मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए, जब भी पेशेंट्स में डायरिया होता है तो उस समय पर उनको मिल्क अवॉइड करना चाहिए। ओके, मिल्क टोटली अवॉइड करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो भी फाइबर रिच फूड्स होते हैं, जैसे हमारा वेजिटेबल्स हो गया, ओके, हमारे फ्रूट्स हो गया, ये अवॉइड करना चाहिए जब तक डायरिया है। ओके, तो उसकी जगह पर उनको क्या करना है, लॉट ऑफ कर्ड एंड बटर मिल्क इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि वो प्रोबायोटिक्स होते हैं तो गट को रिपेयर करता है। और अगर आप फ्रूट जूसेस लेना चाहते हो तो स्ट्रेन्ड, मतलब जो भी फाइबर जो होता है, स्ट्रेन्ड फ्रूट जूसेस और वेजिटेबल जूसेस ले सकते हैं। और उसके अलावा उनको सिंपल सा फूड लेना चाहिए, जैसे खिचड़ी हो गया, खिचड़ी में सिर्फ दाल और राइस हो गया और थोड़ा बहुत घी से तड़का हुआ वो ले सकते हैं, कर्ड राइस ले सकते हैं, सिंपल दाल राइस ले सकते हैं। सॉफ्ट फूड, सॉफ्ट कंसिस्टेंसी फूड्स लेना चाहिए इनको डायरिया। एंड मोर ओवर उनका बॉडी वेल हाइड्रेटेड रहना चाहिए।
तो जब भी हमारे शरीर में या लूज स्टूल्स की होता है तो हमारा बॉडी डिहाइड्रेट होने का चांसेस रहता है और उनमें से सोडियम पोटेशियम लेवल्स भी थोड़ा कम हो जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, इंक्लूड लॉट ऑफ फ्लूइड्स। अगर पेशेंट डायबिटीज नहीं है सिर्फ तो टेंडर कोकोनट वाटर इंक्लूड कर लीजिए, बटर मिल्क इंक्लूड कर लीजिए, थोड़ा सूप्स इंक्लूड कर लीजिए। ओके, और इसके साथ साथ आप चाहिए तो ओआरएस का वाटर भी इंक्लूड कर सकते हैं। एंड नाउ व्हेन वी स्पीक अबाउट कॉन्स्टिपेशन करने मेंटेन करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, एक जो प्रून्स आते हैं, आलू बुखारी हम लोग जो हिंदी में बोलते हैं, को रात भर 3 या 4 आलू बुखारी आपको सोक करना है वाटर में और सुबह खाली पेट में लेना है। इसके अलावा हमारे डाइट में कॉन्स्टिपेशन के लिए फाइबर रिच फूड्स लेना है, जैसे वेजिटेबल्स हो गया, ग्रीन लीव्स है ना, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स इंक्लूड करना चाहिए। उसके साथ साथ नट्स एंड सीड्स, उनमें भी फाइबर ज्यादा रहता है, तो ये भी जरूरत है। उसके साथ साथ एंड पानी, एटलीस्ट 3 to 4 liters ऑफ वाटर फ्रीक्वेंट टाइम पर लेना है, तभी वो इजी होगा। एंड प्लीज इंक्लूड सब्जा सीड्स भी इंक्लूड कर में, बिकॉज दे एक्ट एज अ लैक्सेटिव्स की तरह काम करता है। ओके, और इसके साथ साथ आप लोगों को वाटर, मैंने पहले भी बोला था, दही और छाछ डेफिनेटली इंक्लूड करनी चाहिए डाइट में। दीज आर द थिंग्स। फाइबर, आप किसी मोरिंगा पाउडर, व्हीट ग्रास पाउडर, ये भी आपको इंक्लूड करना चाहिए आपके डाइट में अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। तो इसके साथ साथ आप जो भी खिचड़ी वगैरह बनाते हो, एड लॉट ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खिचड़ी में आप इंक्लूड करना है। ओके, एंड सैलेड्स को इंक्लूड करना बहुत जरूरी होता है हर एक मील में, या वेजिटेबल किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हो, रायता के फॉर्म में भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्री एंड प्रोबायोटिक। तो इसलिए वो भी इंक्लूड कीजिए। रायतास आर रियली हेल्दी, आप वो भी इंक्लूड कर लीजिए। बीटरूट्स आर गुड सोर्स ऑफ बीटरूट्स आर रियली गुड फॉर कॉन्स्टिपेटेड पीपल, वो भी यूज कर लीजिए। ब्राउन राइस, जिसमें दो आउटर जो हस्क वगैरह निकल जाता है और उनमें भी फाइबर ज्यादा रहता है, सो ट्राई टू इंक्लूड ब्राउन राइस इंस्टेड ऑफ नॉर्मल व्हाइट राइस की जगह पर। ओके, दीज आर द थिंग्स टू ओवरकम कॉन्स्टिपेशन। जी, thank you so much ma'am for telling how to manage constipation as well as diarrhea. मैं सब लोगों को बताना चाहूंगी कि जितने भी लोगों ने अपना हैंड रेस किया है, प्राप्ति जी, आरवी जी, अमित जी, आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे शेयर कर दीजिए। एंड जितने भी लोगों ने अपनी क्वेरीज यहाँ पे मेंशन करी हैं चैट बॉक्स में, जिन्होंने अभी तक अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया है, प्लीज आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए, बिकॉज सेशन का टाइम ऑलरेडी ओवर हो गया है। तो हम लोग सेशन के बाद आपसे 1-on-1 कनेक्ट करेंगे। एंड अगर आप चाहें तो हम आपको त्रिवेणी मैम से भी कनेक्ट कराएंगे फॉर डाइट रिलेटेड काउंसलिंग। हम लोग, आरवी जी ने काफी देर से हैंड रेस किया है, तो हम लोग आरवी जी के साथ एक बार डाउट डिस्कस कर लेते हैं। आरवी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। Yeah, good evening, ma'am. Yeah, good evening, Abby. How are you? Yeah, I'm good, ma'am. Ma'am, Yep. actually, I want to know regarding my father as he's fighting with stage 4 lung cancer. Mm-hmm. तो उनका थोड़ा सा वेट मैनेजमेंट के काफी इश्यूज आ रहे हैं, लाइक उनको वही है कि भूख नहीं लगती है और वेट गेन भी नहीं हो रहा है। बेसिकली ही इज टेकिंग द सीबीडी ऑयल, इम्यूनोथेरेपी, कीमो हमने उनका पहले करवाया था, तो बॉडी उनको लाइक बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाया इम्यूनो एंड कीमो, so we stopped that treatment and now he's running with CBD oil only. तो what can we do कि जैसे उनकी जिससे भूख बढ़ जाए, वैसे आपने काफी आंसर्स दिए हैं मेरे को। बेसिकली एक तो मेरा मेन कंसर्न था फिश ऑयल को लेकर। मैंने यूएसए से एक विटामिन इंपोर्ट करवाया हुआ है फिश ऑयल का ही, ओमेगा 3 एंड फिश ऑयल। तो लाइक जैसे हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो मैंने सुना है कि वो गर्म होता है, इज इट सो कि हमें नहीं देना चाहिए उसको? सी देयर इज नथिंग, ऐसे तो ये सारे मिथ्स होते हैं, गरम ठंडा, ये हमारे डाइट में हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा है। हमने इतने साल इतने कोर्सेज किए हैं, कभी पे भी हमारे चैप्टर्स में ये नहीं आया कि ये चीज गर्म करता है, ये चीज ठंडा करता है। दैट इज कुछ भी नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ।
जब भी हम पंखा चलाते हैं थोड़ी देर के बाद अगर आप टच करेंगे वो तो गर्म होता ही है, राइट? द हाँ जी, सेम हाँ वे जी। ऑल्सो व्हेनेवर आवर बॉडी बर्न्स द कैलोरीज, वॉट एवर फूड हम लोग खाते हैं, कैलोरीज जब बर्न करते हैं तो थोड़ा बहुत हीट प्रोड्यूस करता है। वो बॉडी हम्म टेम्परेचर अगर हम लोग मेंटेन नहीं करते हैं तो एट द राइट अमाउंट पानी लेके या फ्लूइड्स हमारा डाइट में कमी रह जाता है, तभी हमें लगता है कि गरम गरम हो रहा है, शरीर में गर्मी महसूस हो रहा है। दैट इज द ओनली रीजन। हम्म। बाकी तो फूड सारे कोई भी गरम ठंडा ऐसे कुछ भी नहीं होता है। तो मीन्स फिश ऑयल हम उनको ऑल्टरनेट डेज पे दे दें, फिर उसको स्टार्ट कर दें हम? डेफिनेटली दे दीजिए, लेकिन डोसेज के ऊपर ध्यान रखिए। मैंने पहले भी बोला था कि ओवरडू भी नहीं करना चाहिए। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, फिर वो टॉक्सिसिटी को बढ़ाता है। तो आप डोसेज कैलकुलेट कर डाइटिशियन से कंसल्ट करके आप ले लीजिए। तो मैम, इज देयर एनी पर्टिकुलर टेस्ट टू कैलकुलेट द डोजेस? कैसे हम, जैसे विटामिन डी है Yeah, उसके लिए टेस्ट होता we actually calculate according to the body weight and height के मुताबिक हम लोग कैलकुलेट करके देते हैं, और है? कैंसर ओके, टाइप और स्टेज के ऊपर भी कैलकुलेट एंड गिव। ओके, ओके। एंड मैम, उनके ना अभी फुल बॉडी भी स्वेलिंग हुई हुई है, सो इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन? उनका केएफटी ठीक है, उनको सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलएफटी इज ऑल ओके? आरएफटी कराया आपने? हाँ रीनल जी, हाँ जी। रीनल टेस्ट करा? हाँ, तो सब कुछ नॉर्मल है। हाँ जी, हाँ जी, स्वेलिंग बहुत है लेकिन बॉडी पर। तो फॉर दैट यू हैव टू कंसल्ट, आपके मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, तो दे विल डायग्नोसिस व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। फिर वो डायग्नोसिस के ऊपर हम लोग डाइट सजेस्ट कर सकते हैं। विदाउट डायग्नोसिस हम लोग ऐसे ही नहीं दे सकते, राइट? पहले द हम्म। कॉज फाइंड आउट करना चाहिए, तभी हम लोग डाइट रिलेटेड उसके मुताबिक वी कैन चेंज द डाइट। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। या ओके। या थैंक यू सो मच आरवी जी। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ चैट बॉक्स पे शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग सेशन के बाद आपसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड आपको इस बारे में डिटेल में गाइड कर सकते हैं। सो मैं बाकी लोगों से भी बोलना चाहूंगी, वी हैव सम क्वेश्चंस लेफ्ट एंड वी हैव 2 मोर पीपल जिन्होंने हैंड रेस किया है, बट वी आर ऑलरेडी एक्सीडेड मोर देन 10 मिनट्स। हमारा सेशन ऑलमोस्ट एक्सीड हो गया है टाइमिंग। सो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं अगले 2 मिनट्स के लिए सेशन में ही हूँ। आप लोग प्लीज अपना जो भी डाउट है अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ शेयर कर दीजिए मुझे चैट बॉक्स पे, एंड मैं डेफिनेटली इस सेशन के बाद हमारे कैंसर कोच आपसे कनेक्ट करेंगे और इस बारे में आपको अच्छे से गाइड करेंगे। एंड मैं थैंक यू सो मच त्रिवेणी मैम, आपने इतना अच्छे से इतना डिटेल में सबकी क्वेरीज आंसर करी हैं, उनको इतनी ज्यादा नॉलेज दी है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड आई होप कि हम लोग फ्यूचर में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इतने इंसाइटफुल सेशंस करेंगे ताकि सब लोगों को हेल्प मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच आस्था। या थैंक यू सो मच मैम एंड थैंक यू सो मच एवरीवन एल्स जिन्होंने आज ज्वाइन किया है। आप लोग के जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, मुझे आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर। प्रतीक जी, अमित जी, मुझे आपका नंबर रिसीव हो गया है चैट बॉक्स पे, तो हम लोग अभी सेशन के बाद आपसे कनेक्ट करेंगे। प्रिया जी आप अपना प्लीज कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ शेयर कर दीजिए ताकि हम आपको इस बारे में गाइड कर सकें। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मुझे कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ पे रिसीव हो गए हैं जितने लोगों ने यहाँ पे डाउट्स अपने लिखे हैं चैट बॉक्स पे। तो हम लोग सेशन के बाद आपसे कनेक्ट करेंगे एंड आपको गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।